कुछ लोगों के पास वश में करने की शक्ति होती है, अन्यथा अच्छे भले समझदार लोग वो कर बैठते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। ये बंगाली बाबा शहरों में ऐसे ही टोल लगाए नहीं बैठे होते हैं। ऑफिस के लिए जाते हुए किरण को बाबा बंगाली के बोर्ड को देखकर सुनीता की बात याद आ गई थी। मानसी और बॉस के अफेयर के चर्चे आजकल हर एक की जुबान पर थे। कैसे बॉस की बीवी के सामने सुंदरता में कम होने के बावजूद बॉस को अपने चुंगल में जकड़ लिया था मानसी ने। इसके बारे में हर एक का अपना अलग अलग मत था और एक मत सुनीता का भी था कि मानसी ने काले जादू का सहारा लेकर बॉस का वशीकरण कराया है। यह जून के महीने का मध्य में था। विनोद किरण को ऑटो स्टैंड से ऑटो में बिठा के अपने ऑफिस चला गया। ऑटो से एक सवारी उतरती और दूसरी चढ़ जाती। एक जगह से एक नौजवान लड़का चढ़ा और किरण के साथ चिपक कर बैठ गया। उसने एक दो बार दूर होने की कोशिश भी की, परंतु कुछ देर बाद वह फिर उसके साथ चिपक सा जाता। उसके लिए भी ये सब रोज का काम था, इन जैसे लोगों को झेलना और फिर उसका झगड़ा भी। पर जब लड़के ने अपनी जेब में से फ़ोन निकालने के बहाने जेब के अंदर से ही उसकी जांघों पर हाथ फेर दिया और फिर कमर के पास से हाथ फिराने की कोशिश की, तो वह एकदम उसके ऊपर झल्ला उठी। आंखें दिखाते हुए उसको बोला, दूर हटकर बैठ। लड़का एकदम ठिठक गया। उसको शायद अपनी जवानी और मखमली खूबसूरती पर ज़्यादा ही गर्व था, इसलिए इतना व्यवहार हुआ था। देखकर एकदम भौचक्का सा रह गया था वो, और फिर किरण से दूरी बनाकर बैठ गया। उसने हमेशा यही किया था, कभी भी किसी को भीड़ में खुद के साथ मौके का फ़ायदा लेने जैसी गुस्ताखी नहीं करने दी। हमेशा भीड़ में लोग उससे यहाँ वहाँ छूते थे, कई बार तो हाथ उसे कबूतरों तक चला जाते थे, पर वो किसी को हावी नहीं होने देती थी। बहुत से तो उसकी आंखों की घुरी और माथे की सिलटन देखकर ही दूर हो जाते थे। फिर भी अगर कोई मजनू बन पास आने की कोशिश भी करता तो इस तरह डांट खाकर ही जाता। शांत बैठते ही उसको फिर मानसी के आगे पीछे मंडराता अपना बॉस याद आने लगा। उसके दिमाग में फिर तांत्रिक और डेरे घूमने लगे। वशीकरण और मुट्ठीकरण के टीवी अखबारों में छपते विज्ञापन क्या सच्ची सत्य हो सकते हैं? क्या वह भी आजमा कर देखे? अगर ये सच है, मगर कहाँ से और किसके ऊपर आजमाए? विनोद के साथ उसका रिश्ता अच्छा चल रहा था। 10 साल के विवाह में 2 बच्चे थे और कभी भी उन दोनों की आपस में किसी बात पर बड़ी अनबन नहीं होती थी। घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। कहीं इन तांत्रिकों के चक्कर में घर का नुकसान ही ना हो जाए। उसने सुना था कि शैतानी शक्तियाँ को आजमाने वाले एक दिन उन शक्तियों के खुद शिकार हो जाते हैं। परंतु क्या पता, उपाय कर लेने से विनोद के माँ बाप उसके बड़े भाई की अपेक्षा उसको अधिक स्नेह करने लग जाएं। पूरे ऑफिस के समय वह यही सोचती रही, परंतु किसी को कुछ भी नहीं बताया। शाम को वापस आते हुए फिर वो यही सोच रही थी। फिर वही विचार उसके मन में चल रहे थे। उसको लगा कि यह सब सोच सोच कर वह पागल हो जाएगी। पहले की तरह ऑटो में बैठी वहाँ उतरी जहाँ विनोद उसे छोड़ गया था। यहाँ से इस समय पर उसको घर तक अलग से ऑटो लेना पड़ता था। विनोद के ऑफिस का समय उससे 3 घंटे बाद तक का था। ऑटो स्टैंड के सामने लगे तांत्रिक के बोर्डों की तरफ देखती सोचती वह ऑटो में बैठ सी गई। ऑटो पूरा भरने के बाद चलना था। एक एक कर सारी सवारियां बैठती रही और जब आखिरी सीट खाली बची, अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी सा बिना शेव के कहीं दाढ़ी में कोई सफ़ेद बालों वाला ऑटो में बैठा। सिर्फ किरण के नज़दीक ही जगह की खाली थी, वहीं वह फंस कर बैठ गया। उसको एडजस्ट करने के लिए किरण को अपनी सांस अंदर खींचना पड़ा और खुद को सिकोड़ना पड़ा। पैर में चप्पल गंदी सी नज़र आती। लोयर और काला कुर्ता उसने पहना हुआ था। किरण को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गर्दन घुमाकर वह उसके चेहरे की तरफ देखना चाहती थी, परंतु कुछ पलों के लिए ही देख सकी थी। फिर सिर नीचे करके बैठी रही। चलते ऑटो में लगते झटकों में दोनों आपस में कई बार टकराते कंधों के साथ जून महीने की तपिश और भी बढ़ने लगी थी। उस आदमी ने कई बार अपने जेब में से बीच बीच में कुछ न कुछ निकाला। हर बार उसका हाथ किरण की जांघों और कमर के पास से छूकर गुजरता था। टांगे सिकोड़ लेती थी वो, परंतु एक बार भी उसका उस आदमी की तरफ ताकने का या कुछ कहने का हौसला न हुआ, जब तक अचानक ऑटो की ब्रेक नहीं लगी और उस आदमी के हाथों ने आखिरी बार उसको छुआ और नीचे उतरने लगा। ऑटो वाले के 2-3 बार कहने पर किरण को उतरना याद आया। वह आदमी उतरकर किराया दे रहा था। उसके बाद ही किरण ने ऑटो वाले को किराया पकड़ाया। वह चलने ही लगी थी कि उसके बाद
की आवाज़ दी, मैडम यह एड्रेस बता सकते हो? इस कॉलोनी में कहाँ है? कुछ पल उसकी तरफ एकटक देखकर वह जैसे ही जागी, उसके पास से कागज़ लिया और लिखा एड्रेस देखकर एकदम चौंक गई, जैसे किसी अनहोनी का न्योता हो। जी, मुझे मिस्टर विनोद ने आरओ की सर्विसिंग के लिए भेजा है। मेरा नाम अमोल है और मैं आहूजा इलेक्ट्रिकल वर्क्स में इंजीनियर हूँ। अमोल ने उसकी आंखों में सीधे ताकते हुए जवाब दिया। किरण को अचानक स्मरण हुआ कि सुबह ही तो ऑटो में बैठते वक्त विनोद ने कहा था कि वह आरओ की सर्विस के लिए किसी को भेजेगा। अचानक उसकी सूरत संभली। ऑटो में जो कुछ हुआ उसको भूलने की कोशिश करते हुए अमोल को लेकर उसने अपने घर में प्रवेश किया। उसके मन में अभी तक एक अजीब सा कुछ बना हुआ था। अमोल को किचन दिखाकर वह अपने कमरे में पर्स रखाई। वापस आकर उसको पानी पूछा और खुद भी पानी पिया। पानी पीता अनमोल उसकी तरफ कनखी नज़रों के साथ किरण के ऊपर नीचे होते सीने को देखता हुआ आरओ का मुआयना करने लगा, परंतु उसकी घूरती नज़रों को किरण ज़्यादा देर तक सह ना सकी। उसको अपना काम खत्म करके और कोई ज़रूरत होने पर बुला लेने के लिए कहकर वह अपने कमरे में आ गई। उतनी देर तक उसने कपड़े बदल लेने की सोची। किचन और बेडरूम में सिर्फ लॉबी का फासला था। पर्दे को अच्छी तरह से लगाकर वह कपड़े बदलने लगी। अचानक उसको लगा किचन में से आती आवाज़ बंद हो गई हो और पूरे घर में सुन्न आवाज़, सन्नाटा, सुई पटक सन्नाटा उसे महसूस हुआ। उसके मन में सुबह के ख़त्म हुए ख्याल फिर से एकदम उभर आए। अमोल का चेहरा, बोलने चलने का ढंग उसको फिर से अजीब सा लगा। उसके पहने कपड़ों और हरकतों की तरह काले कपड़े और तेज सी नज़र। उसको इस तरह लगा जैसे कमरे के पर्दे अभी अभी हिले हों। हवा का एक झोंका कमरे के किसी कांतर में से अंदर आया हो। पता नहीं पर्दे चलते पंखे के कारण हिल रहे थे या उसके पीछे कोई था। अचानक उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अकेली घर में होने के बावजूद एक अजनबी की मौजूदगी में बिना दरवाज़ा बंद किए कैसे वह कपड़े बदलने की गलती कर सकती है। तब तक उसने साड़ी उतार कर साइड पर रख दी थी। इस ख्याल के मन में आते ही वह आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे को बंद करने के लिए वहां तक गई। मन की तसल्ली के लिए उसने जरा सा पर्दा हटाकर देखा। पर्दे के पीछे से दो आंखें उसकी तरफ अचानक चमक उठी, जैसे अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती है। वह एकदम ठिठक कर पीछे हट गई, जिसमें एकदम कांप सा गया। अमोल की आंखें उसके जिस्म को जैसे ही पैरों से ऊपर तक निहारने लगी, उसको अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ। उसके जिस्म पर सिर्फ दो कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था, वो भी उसकी खूबसूरती को पूरी तरह से ढकने में नाकाम थे। वह धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी, परंतु उसके देखने के तरीके और मौजूदगी ने जैसे उसकी सारी गतिविधियों को कील लिया हो। जितना वह पीछे हो रही थी उतना ही वह आगे आ रहा था। सोफे तक पहुंचकर वो पीछे की तरफ जाने के लायक ही नहीं रही थी, और तब तक उसने इतने करीब आ गया था कि उसके जिस्म की महक भी वह महसूस कर पा रही थी। एक भी शब्द दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा था। अमोल के मजबूत हाथ अब उसके कंधों पर टिके, कंधों के मांस को दबाते हुए, सहलाते हुए कमर के पास से दोनों तरफ अपने हाथों के साथ उसको जकड़ लिया। अपने पास खींचकर दोनों के दरमियान आखिरी दूरी को भी मिटा दिया। किरण के चेहरे को पास खिसकाते हुए और गर्मी की उस शाम को सांसों का ताप अलग ही महसूस हो रहा था। एकदम एक दूसरे के लगभग खोकर वह मदहोशी के आलम में डूब रहे थे। ऑटो की मदहोशी की अपेक्षा भी अधिक अपने आप को भूलकर उस जादूमय व्यक्तित्व में किरण उलझ कर रह गई थी। अपने आप को और अपने हालात को भूल गई थी, जैसे अचानक ही किसी अदृश्य शक्ति के बस में हो। उसके कंधों, गर्दन और पीठ को सहलाते हुए अमोल के हाथों ने उसकी पीठ पर मौजूद अंतिम भार को भी उतारकर शरीर को और हल्का कर दिया। उस भार को उसके हाथों ने नाजुकता से संभाल लिया। हाथों की उंगलियों की हरकतों के साथ शीतल बेचैन होती उसके बाजुओं में घुटती चली गई, जब तक दोनों बेड पर गिरकर कपड़ों की तरह खुद बिखर न गए हों। किरण की आंखें इस पूरे प्रकरण में बंद थी। जब भी वह झटके के साथ आंखें खोलती तो मोटी मोटी आंखों को उसकी तरफ ही देखते देख फिर बंद कर लेती। हर बार ही यह आंखें उसकी तरफ ही कैसे देख रही थी, वह भी तब जब उसकी हरकतों ने पूरे जिस्म को ही ज्वालामुखी की तरह जगा दिया था। किरण के होठ चूमते हुए अनमोल के होठ उसके जिस्म पर फैलने लगे। उसका चेहरा उसको प्यार करता, चूमता और छेड़खानी करता रहा। उसकी गर्दन, छाती और पेट से लेकर हर हिस्से में तरंग छेड़ता गया। हाथों ने तो पहले ही उसके अगले आने वाली हरकत की एडवांस तैयारी कर ली थी, जो उसकी जांघों और कूलों के बीच मसल रहे थे।
अब दोनों के बीच मांस के सिवा कोई पर्दा न रह गया था। किरण को पता भी न चला। ऐसे लग रहा था इस शाम का, इस मिलन का समय विधि सब पहले ही नियति से तय किया जा चुका था और पता ही नहीं कब वह इस घटना को जी रही थी। और अचानक वह सब घट रहा था जिसने उसके मन और जिस्म तक एक चिरंजीवी प्यास जगा दिया था और जिसको बुझाने के लिए वह खुद अनमोल के साथ कश्ती चली गई, उसकी बाहों में सिकुड़ती चली गई और जो उसके तन मन को पूरी तरह फैल गया था। और इस तरह उसकी हर हरकत, हर आवाज़ और सिसकी को महसूस करके खुद ही हर मोमेंट को बदल रहा था। सिवाय अपने आप को उसके हवाले कर देने के उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में झांकते हुए हर धक्के के साथ शिखर पर पहुंचने का एहसास ने उसके तन मन को निचोड़ कर रख दिया। थक के चूर होकर दोनों एक तरफ लुढ़क गए। गर्मी, धूप और ऊपर से पंखे की हवा में यह सब करके किरण एकदम थक गई थी। कुछ देर के लिए उसने आंखें बंद कर ली। जब उसके पास से अमोल के उठने का एहसास उसको हुआ, सिर्फ यह कहकर कि जब काम खत्म हो जाए तो उसको बता दे, वह वैसी ही लेटी रही। उसके सिर को तेजी से नींद ने जकड़ लिया था। जब लगातार डोरबेल के साथ वह हड़बड़ा कर उठी। डोरबेल बज रही थी। फटाफट कपड़े पहनकर वह बाहर निकली। जाते जाते किचन में निगाह मारी पर वहाँ कोई भी नहीं था। बिना बताए, बिना कुछ बोले अमोल किधर चला गया, उसका मन में बात गूंजी। दरवाज़ा खोलकर पूछा तो आगे से सेल्समैन दिखता नौजवान ने कहा, मैडम, मुझे मिस्टर विनोद ने आरओ की सर्विस के लिए भेजा है। शीतल उसकी तरफ एकटक ताकने लगी जैसे कुछ सुना ही न हो। अगर वह मैकेनिक है तो वो कौन था जो अचानक आया और गायब हो गया। उसका मन विचार की धाराओं में खो गया। दूसरी बार लड़के के कहने पर उसको अंदर लेकर आने की याद आई। किचन में और आरओ दिखाकर वो वहाँ वापस कमरे की तरफ आती सोच रही थी कि कहीं जो सब उसके साथ हुआ केवल स्वप्न तो नहीं था। कमरे में पहुंचकर उसके बिखरे कपड़े और बिस्तर के हुए बुरे हाल से उसको समझ थी कि जो हुआ असली था। परंतु अगर वास्तव में अचानक कुछ घंटे में ही कोई शख्स इस तरह ऑटो से बेड तक कैसे पहुंच गया और उसको विनोद की बात का कैसे पता चला, उसकी अजीब शक्ल, सूरत और कपड़े, और फिर इस तरह उसको कील लेना, कहीं वह वशीकरण का शिकार तो नहीं हो गई थी, कहीं वह कोई ऐसा ही तांत्रिक वगैरह तो नहीं था, परंतु वह चोर भी तो हो सकता था। उसने कमरे में आसपास देखा। हर तरह का कीमती सामान अपनी जगह पर था। सोचती सोचती वह लेट गई। कभी कुछ मिनटों पहले हुई क्रिया उसके मन में दौड़ने लगी। कभी उसकी आंखें बंद हो जाती, कभी उसका गायब होने का विचार मन में कौंधने लगता। उसके तन मन को बुरी तरह थका दिया था। किरण कभी नहीं जान पाई कि वो कौन था जो आंधी की तरह आया और उसे निचोड़कर तूफान की तरह चला गया। यह रहस्य किरण के लिए अनसुलझा ही रह गया, हमेशा हमेशा के लिए।